अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। पेशे खिदमत है एक सस्पेंस और एक्शन से भरपूर जासूसी नावल इमरान सीरीज डबल गेम। ये इसका पहला हिस्सा है, तो आइए शुरू करते हैं। मुसलसल घंटी बजने की आवाज़ सुन के इमरान की आंख खुल गई। उसने बेड लैम्प का बटन प्रेस किया तो सामने घड़ी को देख के चौंक गया। रात का 1:30 बजने वाला था। साथ रखे फोन की घंटी मुसलसल बजे जा रही थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने खुमार आलूद लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की इंतहाई परेशान सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। खैरियत जनाब, इस वक्त फ़ोन किया है? इमरान ने भी परेशान होकर कहा, क्योंकि सर सुल्तान जैसे बंदे की तरफ से इस वक्त कॉल करने की कोई ख़ास ही वजह हो सकती थी। इमरान बेटे, गजब हो गया है। हमारे एटॉमिक प्लांट से एक ऐसा पुर्जा पुरिसार तौर पर चोरी कर लिया गया है कि अगर वो वापस ना मिला तो ना सिर्फ प्लांट बेकार हो जाएगा बल्कि अब तक के सारे किए कराए पर पानी भिर जाएगा और हम दिफाई तौर पर कतई बेबस होके रह जाएंगे। सर सुल्तान के लहजे में बेपनाह परेशानी का तासुर था। पुर्जा चोरी हो गया है? इस वक्त मैं कुछ समझा नहीं। इमरान ने उठकर बैठते हुए कहा, फोन पर यह बात तफसील से नहीं बताई जा सकती। तुम एक काम करो, तुम फौरन एटॉमिक प्लांट के एरिया के फर्स्ट गेट पे पहुंचो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अहम फौजी सरबराह भी वहाँ पहुंच रहे हैं। पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क की नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन सदर मुमलिकत का कहना है कि ये काम फौरी तौर पे एक्सू के जिम्मे लगाया जाए, क्योंकि दरअसल ये पुर्जा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तुम फौरन वहाँ पहुँचो। तुम्हें एरिया का तो इल्म है ना? सर सुल्तान ने उसी तरह तेज लहजे में कहा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख के वो उठा ही था कि दरवाज़ा खुला और सुलेमान अंदर आ गया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो गहरी नींद से उठकर आया है। खैरियत है साहब? सुलेमान ने भी परेशान से लहजे में कहा। तुम्हें 1000 बार कहा है कि इतना मज़ेदार खाना ना पकाया करो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते। इमरान ने जल्दी से शबखाबी का गाउन उतारकर एक तरफ फेंकते हुए कहा और तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। सुलेमान उसी तरह मुंह खोले खड़े का खड़ा रह गया। फिर उसने ऐसे अंदाज में कंधे उचकाए कि बात उसको समझ ना आई हो, लेकिन आगे बढ़ के उसने गाउन उठाया और एक तरफ मौजूद वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसने वार्डरोब खोला और गाउन को हैंगर में लटका के उसको बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ के वो बिस्तर की चादर को ठीक करने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद इमरान बाहर आया तो उसके जिस्म पे सूट मौजूद था और बाल वगैरह सेट हो चुके थे। चेहरा इस तरह तरोताजा था कि वो नींद पूरी करके उठा हो। आप कहीं जा रहे हैं? सुलेमान ने हैरानी से कहा। जाहिर है, अब और क्या कर सकता हूँ। अब तुमने तो इतना मजेदार खाना बनाने से बाज आना नहीं। इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मजेदार खाना बनाना कोई भयानक जुर्म हो। आखिर हुआ क्या है? सुलेमान ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा। वो शायद गहरी नींद से उठा था, इसलिए उसके जहन में इमरान की बात का मतलब ही नहीं आ रहा था। मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर बेडरूम से बाहर आ गया। सुलेमान होंठ चबाता उसके पीछे बाहर आ गया। खाना मज़ेदार हो तो लामहला भूख से ज़्यादा खाना खाया जाता है, और रात को खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो बदहज़मी होती है, और बदहज़मी हो जाए तो भयानक ख्वाब दिखाई देने लगते हैं। और भयानक ख्वाबों से बचने का एक ही तरीका है कि आदमी सिरे से सोए ही ना, बल्कि वैसे ही रात को सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए खाना हजम करे। अब आई समझ में बात कि मैं क्यों कहता हूँ कि इतना मज़ेदार खाना ना बनाया करो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आते। इमरान ने राहदारी से गुजरकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन रात तो आपने खाना ही नहीं खाया। सुलेमान जो उसके पीछे आ रहा था जवाब देते हुए कहा। अच्छा, ओ, फिर तो भूख की शिद्दत से भयानक ख्वाब आ रहे होंगे। इमरान ने दरवाजा खोलकर बाहर सीढ़ियों की तरफ लपकते हुए कहा और फिर इमरान का जवाब सुने बगैर बैक वक्त कई सीढ़ियां फलांगता हुआ फ्लैट से नीचे आ गया। सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। इमरान ने गैराज खोला और अपनी कार को बाहर निकालकर उसने गैराज बंद किया और कार में बैठकर कार आगे बढ़ा दी। अब वो उस पुर्जे और उसकी चोरी के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से रात के पिछले पहर पूरी हुकूमत बौखला के रह गई थी, क्योंकि सड़क पे कोई इक्का दुक्का कार या टैक्सी ही आते जाते दिखाई दे रही थी। इसलिए इमरान कार को पूरी रफ्तार से दौड़ाता हुआ एटॉमिक प्लांट एरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एरिया दारुल हुकूमत की हदूद से बाहर पहाड़ी इलाके के अंदर था। उसकी फर्स्ट चेक पोस्ट अलबत्ता पहाड़ी इलाके के बाहर थी। तकरीबन निस्फ घंटे की मुसलसल और तेज ड्राइविंग के बाद कार फर्स्ट चेक पोस्ट के सामने पहुंच गई। वहां भी अफरा तफरी का सा आलम नजर आ रहा था। कई फौजी जीपें आती और जाती दिखाई दे रही
تھی۔ عمران نے جیسے ہی کار چیک پوسٹ پہ روکی تو ایک مسلح فوجی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا نام علی عمران ہے، سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کہاں ہیں؟ عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اسی وقت چیک پوسٹ کے کمرے سے سر سلطان باہر نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے عمران کی کار کی طرف آنے لگے۔ مسلح فرد انہیں دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ سر سلطان نے کار کی سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور پیشانی پر اتنی لکیریں ابھر آئی تھی کہ پیشانی گرامو فون ریکارڈر جیسی لگ رہی تھی۔ چلو اندر لے چلو کار، سر سلطان نے کہا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ کا چہرہ دیکھ کے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایٹمی پلانٹ کے پرزے کے بجائے آپ کے ذہن کا کوئی پرزہ چوری ہو گیا ہو۔ عمران نے کہا، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، بہت بڑا غضب ہو گیا ہے، پوری حکومت ہل کے رہ گئی ہے۔ سر سلطان نے اسی طرح پریشان لہجے میں کہا، حکومت کا کیا ہے، اسے تو ہلنے کا بہانہ چاہیے۔ بہرحال آپ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ اس ایریا میں جو پلانٹس موجود ہیں وہ عام سے ہیں تاکہ سپر پاور کے جاسوسی سیاروں کو دھوکہ دیا جا سکے، جبکہ خصوصی پلانٹ کہیں اور زمین کی کسی انتہائی گہرائی میں ہیں اور کسی نچلے ایریا میں کام کر رہے ہیں جسے پوری دنیا کی نظروں سے محو رکھا جاتا ہے۔ اس پلانٹ پر انتہائی ایڈوانس ریسرچ جاری ہے، ایسی ریسرچ جس کے مکمل ہونے کے بعد اس ہتھیار کے مقابلے میں آئٹم بم ایک معمولی کارتوس جیسی اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اس ہتھیار کو کوئی نام نہیں دیا گیا، اس بے نام ہتھیار کی ریسرچ آخری مراحل پر تھی۔ اس کے لیے ایک خصوصی پرزے کی ضرورت تھی جسے کسی صورت میں بھی نہ یہاں بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے فروخت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سپر پاور کی لیبارٹری سے اسے اڑایا جا سکتا ہے۔ اس کا سائنسی نام تو کوئی اور ہوگا لیکن اسے ماسٹر کنٹرولر یا MC کہا جاتا ہے۔ حکومت پاک ایشیا نے اس ماسٹر کنٹرولر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے ذرائع استعمال کیے اور آخر کار ایک انتہائی خفیہ تنظیم ٹرانس کراس جو اس قسم کا دھندا کرتی ہے اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس ٹرانس کرانس سے اس ماسٹر کنٹرولر کے حصول کے لیے معاہدہ انتہائی بھاری قیمت پر طے ہو گیا اور ادائیگی کر دی گئی۔ ایک دن قبل ٹرانس کرانس کے ماسٹر کنٹرولر جو حجم میں ایک چھوٹے ٹرانسمیٹر جتنا ہے ہمارے سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر احسن کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر احسن نے اسے چیک کیا اور اوکے قرار دے دیا۔ ٹرانس کرانس کو بقیہ رقم کی ادائیگی کر دی گئی۔ اس پرزے کے لیے بہت بڑی ادائیگی کی گئی تھی۔ اس پرزے کی مالیت یوں سمجھو کہ پاک ایشیا کے سالانہ نصف بجٹ کے برابر تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ٹرانس کرانس نے اسے کہاں سے حاصل کیا۔ بہرحال وہ پرزہ حاصل کر لیا گیا۔ پرزہ یہاں پاک ایشیا کی ایک پرائیویٹ کوٹھی کے نیچے بنی خفیہ لیبارٹری میں وصول کیا گیا اور وہیں اسے چیک کیا گیا۔ اس کے بعد اسے ایک عام سے کرٹن میں بند کر کے اس کوٹھی سے حکومت کے ایک اور بندے نے باہر نکالا اور اسے بینک کے ایک اسپیشل لاکر میں رکھ دیا گیا۔ وہاں یہ پرزہ 1 ماہ تک پڑا رہا۔ یہ سب کچھ حفاظتی نقطہ نظر سے کیا گیا تھا تاکہ اگر ٹرانس کرانس ڈبل گیم کھیل رہی ہو تو اس سے بچا جا سکے، یا وہ ملک جہاں سے اسے حاصل کیا گیا ہے اگر اس ملک کے کوئی آدمی اس پرزے کے پیچھے آئیں تو ناکام ہو جائیں۔ لیکن 1 ماہ کے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ حکومت اور سائنسدان مطمئن ہو گئے۔ آج لاکر سے یہ پرزہ نکال کر یہاں لایا گیا اور یہاں کے ایک خفیہ اسٹور میں رکھ دیا گیا تاکہ رات کو ڈاکٹر احسن آ کے اسے وصول کر کے لے جائیں۔ جب ڈاکٹر احسن آئے تو اسٹور کھولا گیا، دیکھا تو پرزہ غائب تھا۔ اس کو تلاش کیا گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اسٹور اسی طرح بند تھا، باہر مسلح گارڈ بھی موجود تھے۔ تمام ایریا کی حفاظتی چوکیاں پوری طرح الرٹ تھی، کوئی اجنبی نہ اندر آیا اور نہ ہی باہر گیا۔ لیکن پرزہ غائب ہے۔ چنانچہ فوراً صدر مملکت، چیف آف آرمی اسٹاف اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کو اطلاع دی گئی۔ پورے ایریا کو سیل کر دیا گیا۔ تمام شہر بلکہ تمام ملک کی انتہائی سختی سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی معمولی سا کلو بھی نہیں مل سکا۔ صدر مملکت بے حد پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور پوری تفصیل بتا کے ہدایت کی کہ میں X2 کے نوٹس میں فوری طور پر یہ بات لاؤں۔ چنانچہ میں نے فوراً کوٹھی واپس آ کے تمہیں فون کیا اور پھر یہاں پہنچ گیا، سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے چہرے پہ بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے، کیونکہ تفصیل سننے کے بعد اسے بھی اس پرزے کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اس اسٹور کے باہر بڑے ہال میں خصوصی میٹنگ کی جا رہی ہے۔ اس میں سیکرٹری دفاع، چیف آف آرمی اسٹاف
اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ شامل ہیں۔ صدر مملکت کی طرف سے میں اس میٹنگ میں شامل ہو رہا ہوں اور ایکس2 کی طرف سے تم، سر سلطان نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کار کو دائیں طرف موڑنے کا اشارہ کیا تو عمران نے کار دائیں طرف موڑ دی۔ یہاں ایک سبز رنگ کی عمارت کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور سرکاری کاریں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک کار سر سلطان کی بھی تھی۔ عمران نے اپنی کار ان کے کار کے ساتھ ہی روکی۔ آپ یہاں سے فرسٹ چیک پوسٹ تک پیدل گئے تھے؟ عمران نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہارے لیے وہیں فرسٹ چیک پوسٹ پر ہی اتر گیا تھا۔ ڈرائیور کار یہاں لے آیا ہے، سر سلطان نے نیچے اتر کر کہا۔ اسی لمحے برآمدے میں موجود سیکرٹری دفاع سر سلطان کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف بھی آگے بڑھے۔ سیکرٹری دفاع نے سر سلطان سے مصافحہ کیا جبکہ فوجی افسران نے انہیں باقاعدہ سلوٹ مارا۔ یہ علی عمران ہیں، چیف آف سیکرٹ سروس کے نمائندہ خصوصی۔ سر سلطان نے اپنے ساتھ کھڑے عمران کا تعارف کرایا تو سب نے بڑی گرم جوشی سے عمران سے مصافحہ کیا کیونکہ وہ سب چیف آف سیکرٹ سروس کے اختیارات سے بخوبی واقف تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب میٹنگ ہال میں پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے وہ اسٹور دیکھ لیا جائے جہاں سے چوری ہوئی ہے، عمران نے کہا تو سیکرٹری دفاع نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد وہ سب اسٹور میں پہنچ گئے۔ یہ اسٹور تہہ خانے میں بنا ہوا تھا اور اس کے حفاظی انتظامات اس قدر سخت تھے کہ اس میں سے چوری بظاہر ناممکن لگ رہی تھی۔ وہاں کا چیف سیکیورٹی آفیسر ساتھ تھا، وہ اسٹور کے حفاظی انتظامات کی تفصیل ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک الماری کے سامنے پہنچ گئے۔ الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اس کے اندر MC موجود تھا جناب، چیف سیکیورٹی آفیسر نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سب الماری کو دیکھنے لگے جیسے وہ جادو کی بنی ہو۔ یہاں MC کس نے رکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے جناب، اس وقت چیف اسٹور کیپر کرنل اشفاق بھی ساتھ تھے، سیکیورٹی چیف نے جواب دیا۔ کرنل اشفاق اب کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ باہر موجود ہیں جناب، آپ پلیز انہیں اندر بلوائیں، عمران نے کہا تو چیف سیکیورٹی آفیسر تیزی سے سر ہلا کے باہر مڑا۔ عمران اسے جاتا غور سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا جس کے چہرے پہ شدید ترین پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے آ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلیوٹ کیا۔ کرنل اشفاق صاحب، جب MC یہاں رکھا گیا تو آپ ساتھ تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب۔ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا یا آپ اکیلے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، قانون کے مطابق چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل اخلاق ساتھ تھے۔ کرنل اشفاق نے ساتھ کھڑے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ دونوں اکٹھے واپس گئے تھے؟ جی سر، ہم دونوں اکٹھے ہی گئے تھے۔ ہم نے باری باری تمام حفاظتی انتظامات آن کیے اور اس سلسلے میں آفس بک میں باقاعدہ اندراجات کر کے دستخط بھی کیے گئے، کرنل اشفاق نے کہا۔ ڈاکٹر احسن کے ساتھ کون اندر آیا تھا؟ ڈاکٹر احسن اندر نہیں آئے تھے جناب، وہ باہر میرے آفس میں بیٹھ گئے تھے کیونکہ قانوناً میں اور چیف سیکیورٹی آفیسر ہی اس کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ ہم دونوں اندر آئے لیکن یہاں الماری کھلی ہوئی تھی اور MC غائب تھا۔ ہم دونوں بے حد پریشان ہو گئے۔ ہم دونوں نے سارا اسٹور چیک کیا، وہ نہ ملا تو ہم واپس گئے اور ہم نے ڈاکٹر احسن کو اس چوری سے مطلع کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کرنل اخلاق صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کو مطلع کیا جبکہ ڈاکٹر احسن نے براہ راست صدر مملکت سے بات کی۔ چیف اسٹور کیپر کرنل اخلاق نے تفصیل بتائی۔ اوکے، آئیے اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا تو وہ سب اس کے ساتھ ہی خاموشی سے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب میٹنگ ہال میں پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی۔ عمران کے کہنے پر چیف اسٹور کیپر کرنل اشفاق کو بھی میٹنگ میں شامل کیا گیا۔ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق تو یہ پرزہ یہاں سے کسی بھی صورت چوری نہیں کیا جا سکا۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کوئی جادوگری لگتی ہے، سیکرٹری دفاع نے کہا۔ اسی بات سے تو ہم سب پریشان ہیں جناب، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا۔ بہرحال یہ چوری تو ہوا ہے، اس کا کھوج ہمیں لگانا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر سلطان نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری سمجھ میں بھی کوئی بات نہیں آ رہی، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے صاف اور واضح اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ آپ عمران صاحب، آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی کلو آیا ہے؟ اس بار سیکرٹری دفاع نے عمران سے کہا۔ جی ہاں، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ چوری کس طرح ہوئی ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار اپنی کرسیوں سے اچھل پڑے۔ سب کے چہرے پہ شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کس طرح ہوئی ہے؟ سب نے بے اختیار بیک وقت آواز میں پوچھا تو عمران مسکرا دیا۔ ابھی بتا دوں گا، پہلے مجھے خود کنفرم کرنے دیں۔ پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پرزہ کتنے حجم اور کتنے وزن کا تھا، کس چیز
फ्रीज में बंद था और किस तरह स्टोर में ले जाया गया था। इमरान ने जवाब दिया, मैं बताता हूँ जनाब। कर्नल इखलाक ने फौरन कहा, जुबानी नहीं, प्लीज आप जाकर इसी हुजम की किसी चीज को पैक कर यहाँ ले आएं ताकि उसकी सही माहियत का अंदाजा हो सके। कर्नल इशफाक साहब आपकी मदद करेंगे ताकि बिल्कुल वैसा ही पैकेट सामने आए। इमरान ने कहा, आइए कर्नल। कर्नल इखलाक ने कुर्सी से उठकर कहा तो कर्नल इशफाक खामोशी से उठ खड़े हुए। फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। इमरान, क्या वाकई तुमने अंदाजा लगा लिया है? कुछ बताओ तो सही, सर सुल्तान ने इंतहाई बेचैनी से कहा। सिर्फ चंद लम्हे ठहर जाएं, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, इमरान ने कहा। और फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुखातिब हो गया। जनाब, 2 मुसल्लह कमांडर्स को अंदर बुलाएं और उन्हें कह दें कि वो मेरे हुक्म की तामील करें। इमरान ने कहा, क्या मतलब? क्या आपका अंदाजा है कि मीटिंग हॉल में मौजूद अफराद में से किसी ने उसे चोरी किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चौंक कर कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जी नहीं, आप बहरहाल कमांडोज को बुला लें। इमरान ने कहा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुर्सी से उठे और कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद वो वापस आए तो उनके पीछे 2 मुसल्लह फौजी थे। आप दोनों ने इन साहब के हुक्म की फौरन तामील करनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अंदर आकर इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो दोनों सर हिला के अटेंशन खड़े हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद दरवाजा खुला और कर्नल इशफाक और कर्नल इखलाक दोनों अंदर दाखिल हो गए। कर्नल इखलाक के हाथ में एक छोटा सा गत्ते का पैकेट था जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्यादा ना थी। इस हुजम और वजन का पैकेट था जनाब। कर्नल इखलाक ने इमरान के सामने पैकेट को मेज पर रखते हुए कहा, कर्नल इशफाक, क्या ऐसा ही है? इमरान ने चीफ स्टोर कीपर कर्नल इशफाक से पूछा। यस सर, कर्नल इशफाक ने जवाब दिया। क्या वो गत्ते का ही था या उस पे कोई और चीज भी लिपटी हुई थी? इमरान ने पूछा। जी, गत्ते का ही था, अलबत्ता उसके ऊपर मोहरें लगी हुई थी, सील्ड था वो, कर्नल इशफाक ने जवाब दिया। लेकिन कर्नल इखलाक ने हिफाजती इंतजामात के बारे में जो बताया उसके मुताबिक तो गत्ते में पैक कोई चीज अंदर नहीं जा सकी, उस पर लाजमी फॉइल पेपर चढ़ा होना चाहिए था। इमरान ने कहा, यस सर, मैंने दुरुस्त बताया है, गत्ते की कोई चीज अंदर नहीं जा सकी, लेकिन उस पर फाइल पेपर मौजूद नहीं था और ले आने वाले साहब ने ऐसे ही कर्नल इशफाक के हवाले किया और साथ ही कह दिया कि इसके ऊपर फाइल पेपर ना चढ़ाया जाए क्योंकि इस तरह अंदर मौजूद आले पर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मजबूरन उसे अंदर ले जाने के लिए हमें Anti-X-0 रेज आला मंगवाना पड़ा। उसकी वजह से ये तमाम हिफाजती इंतजामात के बावजूद अंदर ले जाया गया। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। Anti-X-0 रेज क्या इस पैकेट पे डाली गई थी? इमरान ने कहा तो कर्नल इखलाक इस तरह तंजिया अंदाज में हंस पड़ा जैसे इमरान ने इंतहाई बचकाना किस्म का सवाल कर दिया हो। जनाब, Anti-X रेज का आला तो मेरे हाथ में था, उसे ऑन कर दिया गया था और इतना ही काफी होता है। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। जब आप और कर्नल इशफाक स्टोर में गए तो पैकेट किसके हाथ में था? इमरान ने पूछा। कर्नल इशफाक के हाथ में, कर्नल इखलाक ने कर्नल इशफाक की तरफ इशारा करते हुए कहा और कर्नल इशफाक ने उसकी तायद में सर हिला दिया। अलमारी में पैकेट किसने रखा था? मैंने जनाब, कर्नल इशफाक ने जवाब दिया। जब आप दोनों स्टोर में दाखिल हुए थे तो आगे कौन था, पीछे कौन था? जी, मैं आगे था और कर्नल इशफाक पैकेट लिए पीछे आ रहे थे क्योंकि Anti-X-0 रेज आला मेरे पास था, इसलिए लामहला मुझे आगे जाना पड़ा था। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। और जब आप पैकेट रख के वापस आए तो क्या तरतीब थी? तब भी यही तरतीब थी, हम दोनों इकट्ठे ही मुड़े थे और फिर कर्नल इशफाक आगे और मैं उनके पीछे चलता हुआ बाहर वापस आ गया था। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। इमरान ने कर्नल इशफाक की तरफ देखा तो उसने अस्पात में सर हिला दिया। वापसी पे आपने Anti-X-0 आला वापस कर दिया होगा? इमरान ने कहा। जी हाँ, जाहिर है, उसकी अब जरूरत ही ना रही थी क्योंकि पैकेट अलमारी के अंदर पहुँच जाने के बाद उस पे हिफाजी इंतजामात के असरात नहीं पड़ सकते थे। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। वो Anti-X-0 रेस कहाँ है? इमरान ने कहा। वो सिक्योरिटी रूम में है। कर्नल इखलाक ने जवाब दिया। आप जरा उसे मंगवा लें, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कितनी ताकत का है। मैं खुद ले आता हूँ जनाब, क्योंकि वो मेरी तहवील में रहता है, कर्नल इखलाक ने कहा। फिर वो तेजी से कदम बढ़ाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मीटिंग हॉल में मौजूद तमाम अफराद इस तरह खामोश थे जैसे उनका ताल्लुक उस वाक़ये से बिल्कुल भी ना हो। अलबत्ता सिवाय सर सुल्तान के बाकी सबके चेहरों पर ऐसी बेजारी और बोरियत के आसार नुमाया थे जैसे इमरान उनका और अपना वक्त जाया कर रहा हो। थोड़ी देर बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक पिस्तौल नुमा आला था जिसका दस्ता सुर्ख रंग का था और उसकी नाल आगे जाकर नोकदार हो गई थी। उस पर 2 बटन लगे हुए थे। इमरान ने उसके हाथ से ये पिस्टल लिया और फिर उसकी अकबी साइड पर मौजूद
उभार पर अंगूठा रखकर उसे दबाया तो अकवी हिस्सा खटाक की आवाज के साथ ऊपर उठ गया। अब अंदर रखा हुआ एक कैप्सूल नजर आ रहा था। इमरान ने हाथ उठाकर ढक्कन बंद किया तो वो दोबारा खटाक की आवाज के साथ बंद हो गया। तो इमरान ने पिस्टल अपने सामने मेज पर रख लिया। मुझे मालूम है कि आप तमाम साहिबान के सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके होंगे और अब छलकने वाले ही होंगे। इमरान ने मुस्कुराकर मीटिंग के शुरा की तरफ देखकर कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान ने दीवार के साथ खड़े एक फौजी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो तेजी से बढ़ के इमरान की तरफ आया तो इमरान ने उसे झुकने का इशारा किया और फिर उसके कान में कुछ कहा तो वो फौजी अंदाज में सीधा हो गया। यस सर, मुसल्ला कमांडो ने कहा और तेजी से वापस मुड़ा तो दूसरे लम्हे कमरा यकलक कर्नल इखलाक की चीखों से गूंज उठा। कमांडर ने वाकई इंतहाई महारत से कुर्सी पर बैठे कर्नल इखलाक को उठाकर जमीन पर पटक दिया था और इससे पहले कि मजीद कोई रद्द अमल होता, कमांडर ने इंतहाई महारत से उसके दोनों हाथ अकब में करते हुए उनमें क्लिप हथकड़ी डाल दी। सिवाय सर सुल्तान के बाकी सब अफराद उस कार्रवाई के दौरान बेइख्तियार उठकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर हैरत के साथ साथ गुस्से के तासुरात नुमाया थे। अब इसे उठाकर दोबारा कुर्सी पर बिठा दो, इमरान ने कमांडो से कहा और कमांडो ने उसे फिर उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। कर्नल इखलाक का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह फड़क रहा था। ये क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, कर्नल इखलाक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। खामोश बैठो कर्नल इखलाक, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। मैं इनके सामने सारी बात की वजाहत कर दूंगा, उसके बाद तुमसे बात होगी और अगर तुमने दरमियान में बात की तो मैं गर्दन तोड़ना भी जानता हूँ। इमरान का लहजा इस कदर सर था कि कर्नल इखलाक यकदम सहम के खामोश हो गया और बाकी सब लोगों ने बेइख्तियार होंठ भींच लिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल इखलाक साहब ने स्टोर से एमसी चोरी किया है। मैं तो पहले ही कंफर्म हो चुका था, लेकिन आप साहिबान की तसल्ली की खातिर मैंने इतनी लंबी जिराह की ताकि सबूत मुहैया कर सकूं। हुआ ये कि एमसी क्योंकि गत्ते के कार्टन में बंद था, इसलिए एक्स-रेज ऑफ करना जरूरी थी। चुनाचे कर्नल इखलाक ने एंटी एक्स-रेज हाथ में रखा और उसे फायर करते हुए स्टोर में दाखिल हुआ। चीफ स्टोर कीपर कर्नल इशफाक एमसी उठाए इसके पीछे अंदर दाखिल हुए। फिर कर्नल इशफाक ने एमसी रखा और वापस मुड़े। कर्नल इखलाक ला महला रुक गया होगा। कर्नल इशफाक आगे बढ़े और कर्नल इखलाक ने घूमते हुए हाथ बढ़ा के अलमारी खोली, उसमें से एमसी निकालकर जेब में रखा और पिस्टल को भी फायर किए रखा, वरना जैसे ही गत्ते का कार्टन अलमारी से बाहर आता खतरे के सायरन बज उठे। कर्नल इशफाक के जहन में क्योंकि इस बात का तस्वुर तक नहीं था और सायरन भी ना बजे थे, इसलिए वो इत्मीनान से चलते हुए स्टोर से बाहर आ गए। उनके पीछे कर्नल इखलाक आ गया और इसने पिस्टल ऑफ करके जेब में रखा और स्टोर बंद करवा दिया। बुक पे दस्तखत करने के बाद वो चला गया। इस तरह ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ। इमरान ने कहा, इसका सबूत क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हैरत से कहा। मैं तो फर्श पे कदमों के निशानात देख कर ही सारी बात समझ गया था, लेकिन अब सबूत आपके सामने है। ये कर्टन आपके सामने पड़ा है, ये गत्ते का है और आपने सुना है कि वो कर्टन भी गत्ते का था, उसका साइज भी आप देख रहे हैं। ये आसानी से कर्नल इखलाक की यूनिफॉर्म की जेब में समा सकता है। और आखिरी सबूत ये एंटी रेस पिस्टल है। स्टोर के दरवाजे से लेकर अलमारी तक के रास्ते को जहन में रखें। अगर स्टोर के दरवाजे से लेकर अलमारी तक मुसलसल रेस फायर की जाती तो इसके अंदर कैप्सूल में मौजूद मखसूस महलूल 1/4 खर्च होगा, लेकिन ये आधे से ज्यादा खर्च हो चुका है। इसका मतलब है कि कर्नल इखलाक ने इसे वापसी के वक्त भी फायर किए रखा, हालांकि इसकी जरूरत ना थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एमसी का गत्ते वाला कार्टन इसकी जेब में था। अगर ये रेस फायर ना होती तो अलार्म बज उठते और ये पकड़े जाते, इमरान ने कहा और साथ ही उसने मेज पे रखा पिस्टल उठाया और उसके अकबी हिस्से को अंगूठे से दबाकर उसका ढक्कन ऊपर उठाया और अंदर मौजूद कैप्सूल मीटिंग के शुरा की तरफ कर दिया। आपने वाकई हैरत अंगेज जहानत का मुजाहरा किया है इमरान साहब, इंतहाई हैरत अंगेज। मैं आपकी इस बेपनाह जहानत का कायल हो गया हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंतहाई तहसीन आमेज लहजे में कहा और उसके बाद बाकी अफराद ने भी ऐसे ही तहसीन आमेज अल्फाज कहना शुरू कर दिए, जबकि सर सुल्तान के चेहरे पर ये फिक्रे सुनकर ऐसे फखरिया तासुरात ऊपर आए थे जैसे इमरान की जहानत की तारीफ उनकी जहानत की तारीफ हो। असल जहानत कर्नल इखलाक ने दिखाई है कि इसने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और सूरत हाल वाकई ऐसी थी कि किसी सूरत यकीन नहीं आता था कि इस स्टोर से कोई चीज इस अंदाज में भी चुराई जा सकती है। इमरान ने जवाब दिया। कर्नल इखलाक का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था, उसने सर झुका लिया था। कर्नल इखलाक, मुझे यकीन है कि तुमने किसी भारी लालच के लिए ये काम किया है, लेकिन
लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये एहसास दिलाया जाए कि ये पुर्जा पाकेशिया के लिए किस कदर कीमती है, तो वो लालच इसके मुकाबले में हकीर नजर आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सबके सामने सच बोल दो कि तुमने एमसी किसके हवाले किया है और किसने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया। पूरी तफसील बता दो तो मेरा वादा है कि जल्द से जल्द एमसी को बरामद करके हुकूमत तक पहुंचा दूंगा और तुम्हें मौत की सजा से बचा लूंगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा, मैं सब कुछ बता देता हूँ। मुझे 100% यकीन था कि किसी को इस चोरी का इल्म नहीं होगा, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। मुझे जुआ खेलने की आदत है और उसी आदत की वजह से चंद बदमाश ग्रुप से मैंने भारी रकूमात उधार ले रखी हैं। आजकल मेरे सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए जुए में मेरे हाथ कोई रकम नहीं आ रही और तमाम ग्रुप्स अपनी रकम की वापसी के लिए मरने मारने पर तैयार हो गए हैं। मैं बेहद परेशान था और इरादा कर चुका था कि खुदकुशी कर लूंगा। चंद रोज पहले रॉयल होटल में मुझसे एक आदमी टकराया। वो मुझे एक तरफ लेकर गया। उसने मेरे सामने बड़े बड़े नोटों की गड्डियां रखी। फिर उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए एक मामूली सा काम कर दूं तो वो मुझे इस जैसी 1000 गड्डियां और देगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि काम सिर्फ इतना है कि एमसी एटॉमिक प्लांट में जहां भी मौजूद हो उसकी पूरी तफसील उसे मुहैया कर दूं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने ये गड्डियां मुझे देकर कहा कि मैं काम शुरू कर दूं। मुझे मालूमात लाजमन मिल जाएंगी। एमसी के बारे में उसने मुझे तफसीलात बताई तो मैं मालूमात मुहैया करने पर रजामंद हो गया। मैंने उससे रकम ले ली और मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। उस आदमी से मेरी मुलाकात रोजाना रॉयल होटल में होती थी। वो मुझे हर रोज एक गड्डी देता था और मैं जो कुछ रोजाना मालूम करता था उसे बता देता था, लेकिन कोई ऐसी तफसील ना मिली थी जिससे उसकी तसल्ली होती। फिर अचानक कर्नल इशफाक ने मुझे फोन करके बताया कि आज एक अहम तरीन पुर्जा स्टोर में रखने के लिए आ रहा है, मैं तैयार रहूं। मेरे मजीद पूछने पर जब उसने एमसी का नाम लिया तो मैं उछल पड़ा। मैंने उस आदमी को सारी सूरत हाल बताई तो उसने कहा कि मैं किसी तरह उसे ये एमसी सप्लाई कर दूं तो वो मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत दे सकता है। मैंने ये सारा सेटअप सोचा और उससे सौदा कर लिया। मैंने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। उसने वादा कर लिया कि जैसे ही असल एमसी उसके हवाले करूंगा तो वो मुझे रकम का गारंटेड चेक मुहैया कर देगा। चुनाचे मैंने कार्रवाई की और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने बताया है मैंने एमसी स्टोर से उड़ा लिया और फिर छुट्टी करके वापस अपने मकान पे गया। क्योंकि मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ तो चेक पोस्ट पे मेरी तलाशी नहीं ली जाती। मकान पर जाके मैंने रॉयल होटल फोन किया तो उस आदमी ने मुझे वहाँ बुला लिया। फिर रॉयल होटल के कमरा नंबर 8 में वो आदमी मुझसे मिला। मैंने उसे एमसी दे दिया। उसने इसे चेक किया और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे कैसे उड़ाया है, तो मैंने ये सारी तफसील उसे बता दी। वो बेहद खुश हुआ और उसने मुझे गारंटेड चेक दे दिया। मैंने फोन करके बैंक वालों से मालूमात ली तो उन्होंने जवाब दिया कि चेक कैश हो जाएगा। चुनाचे मैं मुतमईन हो गया और वापस अपने मकान पे आ गया। कर्नल इखलाक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वो आदमी कौन था, उसके बारे में पूरी तफसील बताओ। इमरान ने पूछा। वो आदमी रॉयल होटल के कमरा नंबर 8 में रिहाइश पजीर था। किसी यूरोपीय मुल्क का रहने वाला था। होटल में उसका नाम रिचर्ड दर्ज था और तकरीबन 1 माह से वो वहाँ ठहरा हुआ था। वो भी हमारे साथ जुआ खेलता था और अक्सर बड़ी बड़ी रकमें हारा करता था। कर्नल इखलाक ने तफसील बताते हुए कहा। उसका हुलिया? इमरान ने कहा तो कर्नल इखलाक ने तफसील से उसका हुलिया बता दिया। ओके, अब कर्नल इखलाक साहब जाने और आप जाने। मुझे इजाजत दें ताकि मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस को रिपोर्ट दे सकूं। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। साडान के दारुल हुकूमत बरोगली में वाक़े एक दिलकश और जदीद तर्ज के होटल के खूबसूरत और वसी लॉन के एक कोने में मेज की साइड पर एक अधेड़ उम्र आदमी 3 पीस सूट पहने हुए बैठा था। उसके सामने मशरूब की बोतल रखी हुई थी और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे उठाकर उससे मशरूब की घूंट लेता, फिर उसे वापस मेज पर रख देता। कौमियत के लिहाज से वो मिस्री लग रहा था। फिर उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पे वक्त देखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसी लम्हे एक बावर्दी वेटर उसकी तरफ बढ़ा। सर, फोन रूम में आपके लिए कॉल है। वेटर ने करीब आकर मौदबाना लहजे में कहा। अच्छा, उस आदमी ने भारी से लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाता होटल के इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। होटल के हॉल में काउंटर के करीब एक छोटा सा साउंड प्रूफ कमरा था जिस पर फोन रूम की प्लेट लगी हुई थी। यहाँ मौजूद फोन के साथ एक बटन लगा हुआ था जिसे प्रेस करने के बाद कॉल का ताल्लुक होटल एक्सचेंज से खत्म हो जाता था। और कमरा क्योंकि साउंड प्रूफ था इसलिए यहाँ होटल में रहने वाले अफराद पूरी आजादी से फोन पर बातचीत कर सकते थे। ये होटल की तरफ से
खसूसी इंतजाम कारोबारी अफराद के लिए किया गया था ताकि वो अपनी कारोबारी गुफ्तगू इत्मीनान से कर सकें। अधेड़ उम्र आदमी फोन रूम में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद करके उसे लॉक किया, फिर आगे बढ़कर वो मेज के साथ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। रिसीवर क्रेडल पर रखा हुआ था, लेकिन फोन पीस में लगा हुआ एक छोटा सा बल्ब मुसलसल जल रहा था, जो इस बात की निशानदही थी कि कॉल आ रही है। अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। आमिर बोल रहा हूँ। अधेड़ उम्र आदमी ने बड़े सर्द लहजे में बात की। बात करें जनाब, आपके लिए कॉल है। दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी और अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर फोन के नीचे लगा हुआ सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। हेलो, एक भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। यस, आमिर बोल रहा हूँ। अधेड़ उम्र ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। कॉन्स्टाइन बोल रहा हूँ, आपका काम हो गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। फोन महफूज है, तफसील बताओ। अधेड़ उम्र ने कहा, MC हासिल कर लिया गया है और यहाँ पहुँच भी चुका है। आप बाकी अदायगी करें और उसे वसूल कर लें। दूसरी तरफ से कहा गया। इतनी जल्दी मिल गया? अधेड़ उम्र ने हैरानी से कहा। हाँ, इत्तेफाक से काम जल्द ही हो गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। असल है? आमिर ने कहा। 100%। कॉन्स्टाइन कभी गलत काम नहीं किया करता। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, बोलो बाकी अदायगी किस तरह होगी और MC किस तरह मिलेगा? आमिर ने तवील सांस लेते हुए कहा। बगैर नाम का गारंटी चेक आप जशन बाजार के कोने में लगे हुए लेटर बॉक्स में डाल दें। माल किसी भी वक्त अचानक आपको दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। माल कब तक मिल सकेगा? आमिर ने पूछा। जब आप चेक लेटर बॉक्स में डाल देंगे तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी तरफ से कहा गया। ये हुआ किस तरह, इसके बारे में कोई तफसील? आमिर ने कहा। सॉरी, ये हमारा बिजनेस सीक्रेट है। दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। ओके, आमिर ने कहा और रिसीवर रखकर कुर्सी से उठा और दरवाजा खोलकर फोन रूम से बाहर आ गया और फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो चौथी मंजिल पे मौजूद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। उसने अलमारी खोली और उसमें नीचे रखा हुआ अपना ब्रीफकेस निकाला, उसे मेज पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठकर उसे खोलने लगा। उसे खोलकर उसने एक जेब में रखा हुआ नीला लिफाफा निकाला। लिफाफे को खोलकर उसमें से उसने एक चेक निकाला और उसे गौर से देखा। ये ग्रेट लैंड के एक बैंक का गारंटेड चेक था। उस पर रकम भी बाकायदा टाइप शुदा थी। उस पर किसी किस्म के कोई दस्तखत वगैरह नहीं थे और न ही वसूल करने वाले का नाम लिखा हुआ था। आमिर ने एक नजर चेक को देखा और फिर उसे वापस लिफाफे में डालकर अपनी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर उसने ब्रीफकेस बंद किया और उठकर उसे वापस अलमारी में रख दिया और खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर था। जशन बाजार होटल से काफी करीब था, इसलिए आमिर पैदल ही चलता हुआ आगे बढ़ता गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो जशन बाजार पहुंच चुका था। यहाँ एक कोने में वाकई लेटर बॉक्स मौजूद था। आमिर ने जेब से लिफाफा निकाला, एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसे लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया। फिर वो बड़े इत्मीनान से मुड़ा और वापस होटल की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पे ऐसा इत्मीनान था जैसे वो बस चहलकदमी करता फिर रहा हो। होटल में दाखिल होकर वो लॉन की तरफ मुड़ गया और एक बार फिर वो उसी कुर्सी पर मौजूद था जिस पर फोन आने से पहले बैठा हुआ था। ये मेज उसके लिए रिजर्व थी। उसने वेटर को मशरूब लाने के लिए कहा और इससे पहले कि फिर वेटर मशरूब लेकर आता, एक मकामी आदमी तेज से चलता हुआ उसके करीब आया तो आमिर ने चौंक कर उसे देखा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा नाम शहाब है और मेरा ताल्लुक वॉच बिजनेस से है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठे? आमिर ने उसे गौर से देखते हुए कहा और नौजवान शुक्रिया अदा करके मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पे बैठ गया। उसी वक्त वेटर मशरूब लेकर आ गया तो आमिर ने उसे शहाब के लिए भी मशरूब लाने का ऑर्डर दे दिया। जी फरमाएं मिस्टर शहाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने चेक जारी कर दिया है, क्या काम हो गया है? शहाब ने आगे की तरफ झुके हुए कहा तो आमिर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पे हैरत के तासुरात उभर आए थे। कैसा चेक और किस काम की बात कर रहे हैं आप? आमिर ने होठ चबाते हुए कहा तो नौजवान ने बेख्तियार मुस्कुराकर जेब से कार्ड निकाला और आमिर की तरफ बढ़ा दिया। सफेद रंग के कार्ड पर एक खूबसूरत सी घड़ी बनी हुई थी। मैंने बताया तो है कि मेरा ताल्लुक वॉच बिजनेस से है और वॉच टावर मेरा बॉस है। नौजवान ने कार्ड उठाकर वापस जेब में रखते हुए कहा तो आमिर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अच्छा तो क्या मेरी भी निगरानी बाकायदा हो रही है? आमिर ने हैरानी से कहा। वॉच बिजनेस में जो हो इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है, शहाब ने जवाब दिया। हाँ, काम हो गया है, आप वॉच टावर को इतला कर दें, आमिर ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर ने मशरूब की बोतल लाके शहाब के सामने रखी और खामोशी से वापस चला गया। क्या आपने पूरी तसल्ली कर ली है? हाँ, आमिर ने भी बोतल उठाकर सिप करते हुए कहा। फिर मैं ऑल ओके की रिपोर्ट दे दूं? नौजवान ने कहा। बिल्कुल दे दें, 1 घंटे के अंदर अंदर माल वसूल हो जाएगा और आगे पास कर दिया जाएगा, आमिर ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, शहाब ने कहा और बोतल को मुंह से लगाकर उसने उसे खाली किया और फिर खाली बोतल मेज पर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। आपकी इस मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया। और आमिर के सर हिलाने पर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता होटल की एक इमारत की तरफ बढ़ गया। आमिर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। अभी वो बरामदे तक ही पहुंचा था कि अचानक बरामदे में मौजूद एक खूबसूरत सी लड़की उसकी तरफ आई
डियर, ये पर्स तो कमरे में लेते जाओ, मैं अभी देर से आऊंगी। लड़की ने हाथ में पकड़ा हुआ लेडीज पर्स बेतकल्लुफाना अंदाज में आमिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो आमिर ने चौंक कर पर्स की तरफ देखा। कॉन्स्टाइन, लड़की ने कहा और पर्स आमिर के हाथ में देकर तेजी से मुड़ी और बड़े बड़े कदम उठाती बाहर लॉन की तरफ बढ़ गई। आमिर ने एक नजर पर्स की तरफ देखा, फिर उसे इस तरह पकड़ लिया कि मजबूरन ऐसा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने दरवाजा लॉक किया और पर्स खोला तो उसके अंदर खाकी रंग के कागज में एक छोटा सा कर्टन लिपटा हुआ था और उस पर बाकायदा मोहरें लगी हुई थी। आमिर ने एक मोहर को गौर से देखा। मोहर पर कॉन्स्टाइन का लफ्ज उभरा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आमिर ने पैकेट मेज पर रखा और फोन का रिसीवर उठाकर उसने पहले फोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस किया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिया। यस, अस्टावली स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। आमिर बोल रहा हूँ। आमिर ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस, ऑर्डर मेरे पास पहुँच चुका है। आमिर ने कहा। अच्छा, अच्छी तरह चेक कर लिया है? उसी ट्रेडमार्क का ऑर्डर है ना? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। हाँ, मोहरें चेक कर ली हैं। ओके, इसे ले जाकर डेसार्ट रोड पर वाक़े रॉयल बेकरी के बूढ़े मालिक को दे दो और रसीद के तौर पर उसके पैड पर 3-in-1 बिस्किट का ऑर्डर ले लेना। उसके बाद ये ऑर्डर बाय डाक हेडक्वार्टर भिजवा देना। ठीक है, लेकिन बॉस, क्या अब वॉच टावर हमारी निगरानी भी करने लगा है? आमिर ने कहा। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है ताकि मामला दुरुस्त तौर पर चलते रहें। दूसरी तरफ से एक लम्हे की खामोशी के बाद जवाब दिया गया तो आमिर ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। फिर आमिर ने अलमारी से ब्रीफकेस निकाला और उसमें पैकेट रखकर और ब्रीफकेस बंद करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार कंपाउंड गेट से निकलकर टसाट रोड की तरफ जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो टसाट रोड पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की और दोनों तरफ मौजूद दुकानों के साइन बोर्ड चेक करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना और खस्ता हाल बोर्ड नजर आ गया जिस पर रॉयल बेकरी के मिटे हुए अल्फाज पढ़े जा रहे थे। आमिर ने कार एक तरफ रोकी और साइड सीट पे रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर कार से बाहर आ गया और बेकरी की तरफ बढ़ता चला गया। बेकरी खाली पड़ी हुई थी। काउंटर के पीछे गंजे सर वाला इंतहाई बूढ़ा आदमी स्टूल पर बैठा तकरीबन ऊँग रहा था। आपका नाम? आमिर ने काउंटर पर पहुंचकर कहा तो बूढ़ा बेख्तियार चौंक पड़ने की वजह से स्टूल से गिरते गिरते बचा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। खुशामदीद जनाब, हमारी बेकरी का माल यकीनन आपको पसंद आएगा, लेकिन हम सिर्फ ऑर्डर पर माल तैयार करते हैं। बूढ़े ने जल्दी जल्दी खालिज कारोबारी लहजे में बात करते हुए कहा। मैंने आपका नाम पूछा था जनाब, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रॉबर्ट हेनरी है, बाहर बोर्ड पे भी लिखा है। उसके साथ एक लफ्ज प्रोपराइटर भी लिखा हुआ है। आप बेशक बाहर जाकर देख लें। बूढ़े ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। ओके जनाब, मुझे आपकी जबान पर एतबार है। 3-in-1 बिस्किट का ऑर्डर देना है, आमिर ने कहा तो बूढ़ा चौंक पड़ा। रकम पेशगी लेता हूँ, बूढ़े ने कहा। रकम इस ब्रीफ केस में मौजूद है, आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, फिर उधर दफ्तर में आ जाओ ताकि मैं रकम भी ले लूँ और रसीद भी दे दूँ, बूढ़े ने कहा तो आमिर एक तरफ बने हुए दफ्तर की तरफ बढ़ गया जिस पर ऑफिस की प्लेट मौजूद थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो दूसरी तरफ से बूढ़ा भी अंदर आ गया। रसीद बना दें, आमिर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और साथ ही ब्रीफ केस सामने रखी एक साल खुर्दा सी मेज पर रख दिया। बूढ़े ने अस्बात में सर हिलाते हुए मेज की दराज खोली और उसमें से एक पैड जिस पर बेकरी का नाम और पता छपा हुआ था निकाल कर मेज पर रखा और मेज के साथ रखी कुर्सी पर बैठ के उसने दराज से एक ऐनक निकाली और आंखों पे लगाई और फिर जेब से एक कलम निकाल कर उसने पैड पर 3-in-1 बिस्किट का ऑर्डर लिखकर नीचे एडवांस रकम और बकाया रकम लिखने के साथ साथ एक हफ्ते का वादा लिखा और फिर दराज से उसने एक मुहर और स्टैम्प पैड निकाल कर और लेटर पैड पर बाकायदा मुहर लगाकर उसने स्टैम्प पैड और मुहर वापस दराज में रखी और लेटर पैड का सफा अलहदा करके उसने लेटर पैड भी दराज में रख दिया। अलबत्ता ऐनक वापस ही उसकी आंखों पे चढ़ी हुई थी। आमिर ने ब्रीफकेस खोला और वही मुहर लगा पैकेट निकालकर उसने बूढ़े के सामने मेज पर रख दिया। बूढ़े ने पैकेट उठाया और उस पे लगी हुई एक एक मुहर को गौर से देखा तो उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। फिर उसने पैकेट उठा के दराज में रखा और रसीद पे दस्तखत करके उसे आमिर की तरफ बढ़ा दिया। 1 हफ्ते में माल आपको मिल जाएगा और आप यकीन करें कि इंतहाई लजीज होगा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आमिर ने रसीद लेकर उसे तय किया और उसे जेब में डालकर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, आमिर ने कहा और ब्रीफकेस उठाकर वो मुड़ा और केबिन से निकलकर तेज तेज कदम उठाता दुकान से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से हेड पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसके चेहरे पर अब गहरे सुकून के तासुरात नुमाया थे। हेड पोस्ट ऑफिस की पार्किंग में कार रोकर आमिर बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। उसने काउंटर से लिफाफा लिया और जेब से बूढ़े हेनरी की रसीद निकालकर उस लिफाफे में डाली और उसे बंद करके उस पर दारुल हुकूमत की एक कारपोरेशन का पता लिखा और फिर लिफाफा उसने साथ ही मौजूद लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके साथ ही वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता इमारत से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार हेड पोस्ट ऑफिस के कंपाउंड गेट से बाहर निकल के तेजी से वापस होटल की
की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अचानक एक गली से एक बड़ा ट्रॉलर बाहर निकला। आमिर ने बिजली की सी तेजी से ब्रेक पेडल दबाया, लेकिन दूसरे लम्हे उसका जहन ये महसूस करके भग से उड़ गया कि ब्रेक मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, और ये एहसास एक लम्हे के लिए उसके जहन में उभरा। दूसरे लम्हे कार तेजी से दौड़ती हुई उस ट्रॉलर से टकराई। एक खौफनाक धमाका हुआ और आमिर के जहन पे एक तारीक चादर सी फैलती चली गई। चलिए जी, इसी के साथ ही हम अपने इस पार्ट का इख्तिताम करते हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इमरान सीरीज़ कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।